पीएम मोदी ने किया नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था नालंदा। 5वीं शताब्दी में बनाया गया था विश्वविद्यालय। इटली में संपन्न हुआ G7 का 50वां शिखर सम्मेलन। युद्ध, जलवायु परिवर्तन एवं AI जैसे वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। G7 समूह को संबोधित करने पहले पोप बने पोप फ्रांसिस। हिंदुकुश हिमालय पर नया शोध आया सामने। क्षेत्र में बर्फबारी की दर में आई कमी। गंगा नदी बेसिन को मिल सकता है कम पानी। सिप्री ने जारी की परमाणु शस्त्रागार पर रिपोर्ट। परमाणु शस्त्रागार में मिले वैश्विक वृद्धि के संकेत। वैश्विक परमाणु ताकतें कर रही हैं अपने शस्त्रागार का आधुनिकीकरण। ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर शोध आया सामने। वायुमंडल में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की सघनता में आई कमी। ओजोन परत के सुधार में मिल सकती है मदद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। यह परिसर एक नेट जीरो ग्रीन परिसर है। यह एक सौर संयंत्र, घरेलू और पेयजल उपचार संयंत्र, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए जल पुनर्चक्रण संयंत्र, 100 एकड़ जल निकाय और कई अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर है। यह नया परिसर नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहरों के पास स्थित है। इस नए परिसर का निर्माण 2017 में शुरू हुआ था और अब यह आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। नालंदा विश्वविद्यालय, जो 5वीं शताब्दी में स्थापित प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था, इसकी स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी तथा बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। इस विश्वविद्यालय में केवल भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस और मंगोलिया आदि देशों से भी छात्र आते थे। बता दें कि वर्ष 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। हाल ही में नवगठित ओडिशा सरकार ने पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी 4 कपाटों को फिर से खोलने की घोषणा की है। वहीं साथ ही मंदिर के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक कोष स्थापित करने की भी मंजूरी प्रदान की है। गौरतलब है कि मंदिर के 4 कपाटों को कोविड-19 के चलते श्रद्धालु के लिए बंद कर दिया गया था। बता दें कि श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग द्वारा किया गया था। इस मंदिर में श्री जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की पूजा की जाती है। वहीं इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई थी। यह मंदिर 4 धाम तीर्थयात्रा यानी बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम का एक हिस्सा है। जानकारी के लिए बता दें कि श्री जगन्नाथ का मुख्य मंदिर कलिंग वास्तुकला में निर्मित एक प्रभावशाली और अनूठी संरचना है, जिसमें एक विशाल परिसर की दीवार और कई टावरों, हॉल तथा मंदिर के साथ एक बड़ा परिसर शामिल है। वहीं इसके उत्सवों में स्नान यात्रा, नेत्रोत्सव, रथ यात्रा, सायन एकादशी, चितलागी अमावस्या, श्री कृष्ण जन्म, दशहरा शामिल है। गौरतलब है कि मंदिर का मुख्य आकर्षक वार्षिक रथ यात्रा उत्सव है, जिसमें मंदिर के 3 मुख्य देवताओं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा एक भव्य जुलूस के साथ निकाली जाती है। वहीं ओडिशा में अन्य कोणार्क सूर्य मंदिर, तारा तारिणी मंदिर, लिंगराज मंदिर आदि मंदिर स्थित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ने हिंदुकुश हिमालय पर एक नया शोध जारी किया है। इस शोध के मुताबिक साल 2024 में हिंदुकुश हिमालय में असामान्य रूप से कम बर्फबारी देखी गई है, जिसके चलते माना जा रहा है कि गंगा नदी बेसिन में रहने वाले लोगों और समुदायों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल गंगा नदी बेसिन में लगभग 10.3% जल बर्फ के पिघलने से तथा 3.1% जल ग्लेशियर के पिघलने से प्राप्त होता है। वहीं शोधकर्ताओं का मानना है कि गंगा के लिए यह साल सबसे कम बर्फबारी वाला रहा है, जो कि 2003 के बाद से सामान्य स्तर से 17% कम है। वहीं हिंदुकुश क्षेत्र का जमा हुआ पानी गंगा नदी बेसिन की 240 मिलियन जनसंख्या के लिए मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना साल 1983 में की गई थी।
इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसके सदस्य देशों में भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। यह हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरणीय और सतत विकास के लिए कार्य करता है। जानकारी के लिए बता दें कि हिंदुकुश क्षेत्र एक प्रमुख पर्वतीय श्रृंखला है जो हिमालय, काराकोरम और पामीर पर्वतों के साथ मिलकर एक उच्च पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण करता है। इन पर्वतों की औसत ऊंचाई 4500 से 6000 मीटर तक है। वहीं इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तिरिशमीर है। गौरतलब है कि हिंदुकुश क्षेत्र मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीच एक केंद्र बिंदु है। हाल ही में G7 का 50वां शिखर सम्मेलन इटली के अपुलिया के बोर्गो इग्नाजिया में आयोजित किया गया। वहीं वैश्विक स्तर पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा भारत को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। इस साल 2024 में समूह की अध्यक्षता इटली द्वारा की गई है। इटली ने समूह के समक्ष कुछ प्राथमिकताएं बताई हैं, जिसमें यूक्रेन और गाजा में युद्ध, विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ G7 का संबंध शामिल है। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आगमन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। इस साल इटली ने 12 अन्य राष्ट्राध्यक्षों को G7 ग्रुप की बैठक के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर MLE, तुर्की के राष्ट्रपति रेयुप एर्दोआन और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला, साथ ही सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी आमंत्रित थे। वहीं पोप फ्रांसिस ने G7 समूह को संबोधित किया, जिसके चलते वह ऐसा करने वाले पहले पोप बन गए हैं। बता दें कि G7 राष्ट्रों ने भारत, मध्य पूर्व यूरोप, आर्थिक गलियारा और वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी जैसी ठोस अवसंरचना पहलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। साथ ही राष्ट्रों ने जलवायु परिवर्तन पर विचार भी साझा किया। जानकारी के लिए बता दें कि G7 ग्रुप विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। ये सदस्य देश वैश्विक आर्थिक नीति का समन्वय करने और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने के लिए सालाना मिलते हैं। इस संगठन को साल 1975 में अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और तब के पश्चिमी जर्मनी ने मिलकर इस समूह का गठन किया था, जहां उस समय 6 देशों का संगठन था। हालांकि इसके गठन के अगले साल समूह में कनाडा शामिल हुआ और तब से यह G7 के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जापान में घातक मानव मांस खाने वाले जीवाणु संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी गई है। इस भयावह बीमारी का नाम STSS यानी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, जिसके संक्रमण से 48 घंटों के भीतर ही व्यक्ति की जान जा सकती है। बता दें कि STSS ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक गंभीर संक्रमण है। यह शरीर में विषाक्त पदार्थ पैदा करते हैं, जो कि हाइपर इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। इससे मानव में ऊतकक्षय, अत्यधिक दर्द और सदमा होता है। वहीं ऊतक और गंभीर सूजन के कारण यह बैक्टीरिया तेजी से रक्त प्रवाह और अंगों में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया संक्रमण में सामान्य वृद्धि होने से STSS के मामले में वृद्धि हो सकती है। वहीं इसके प्रति 50 साल से अधिक उम्र के लोग अधिक संवेदनशील होते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान इसके संक्रमण के दुनिया भर में फैलने की संभावना है। इस बीमारी को रोकने के लिए अच्छी स्वच्छता बनाए रखना, जैसे नियमित रूप से हाथ धोना और किसी भी त्वचा की चोट का तुरंत उपचार करना महत्वपूर्ण है। हाल ही में वाशिंगटन में GEF यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 67वीं परिषदीय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में शासी निकाय ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए $736 मिलियन से अधिक राशि को मंजूरी दी है। वहीं GEF ट्रस्ट फंड द्वारा ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड एवं अल्पविकसित देशों के फंड और विशेष जलवायु परिवर्तन फंड के लिए राशि देने का भी ऐलान किया गया है। गौरतलब है कि यह मंजूरी GEF ट्रस्ट फंड जुलाई 2022 से जून 2026 तक चलने वाले GEF 8 फंडिंग अवधि के तहत दी गई है। बता दें कि GEF की परिषद बैठक आमतौर पर साल भर में 2 बार आयोजित की जाती है। हालांकि साल 2024 में इसकी बैठक 3 बार आयोजित होनी है, जिसमें से साल 2024 की जून की बैठक में सदस्य दूसरी बार एक साथ मिले। जानकारी के लिए बता दें कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंच है, जो पर्यावरणीय स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों, निजी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और नागरिक समाज को एक साथ लाता है। इसे साल 1991 में प्रस्तावित किया गया था, जबकि इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना है और साथ ही सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
हाल ही में ओडीएस यानी ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर एक शोध जारी किया गया है। इस शोध के मुताबिक ओजोन क्षयकारी पदार्थ के रूप में जाना जाने वाला हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की वायुमंडलीय सांद्रता में कमी आई है। यह कमी 5 साल पहले हुई, जो ओजोन परत को सुधारने के लक्ष्य के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि HCFCs यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन साल 2021 में चरम पर पहुंच गया था। वहीं शोध में पाया गया कि 2022 और 2023 में HCFCs की समान तुलना में प्रभाव रखने वाले क्लोरीन और वैश्विक प्रत्यक्ष विकिरण बल दोनों में कमी आई है। ऐसे में शोध की माने तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक कमी देखी गई है, जिसमें भारत भी स्थित है। वहीं यह कमी जलवायु परिवर्तन और समताप मंडल की ओजोन परत की क्षति को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लाभों को दर्शाता है। बता दें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे साल 1987 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। इसका मकसद समताप मंडलीय ओजोन परत की सुरक्षा और पुनर्स्थापना करना है। वहीं इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। जहां साल 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों ने दुनिया भर में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए किगाली संशोधन को अपनाया। जानकारी के लिए बता दें कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो समतापमंडलीय ओजोन परत के क्षय का कारण बनते हैं। दरअसल ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। वहीं ओजोन क्षयकारी पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल है। इसका उपयोग आमतौर पर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अग्निशामक यंत्र और एरोसोल में किया जाता है। हाल ही में सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने परमाणु शस्त्रागार से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सहित 9 परमाणु हथियार संपन्न देश अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। इन 9 देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल हैं। ऐसे में रिपोर्ट की माने तो साल 2024 तक चीन के परमाणु भंडार में वृद्धि देखी गई है, जहां इसके पास साल 2023 में 410 वॉरहेड से बढ़कर हो गए हैं 500 वॉरहेड। वहीं भारत के पास अभी तक कुल 172 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु वॉरहेड हैं। बता दें कि जनवरी 2024 में अनुमानित 12,121 वॉरहेड्स की कुल वैश्विक सूची में से लगभग 9,585 उपयोग के लिए सैन्य भंडार में थे, जिसमें लगभग 3,904 वॉरहेड्स को मिसाइलों और विमानों के साथ तैनात किया गया है। इन तैनात वॉरहेड्स में से लगभग 2100 बैलिस्टिक मिसाइल हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रखे गए, जिसमें अधिकतर वॉरहेड रूस एवं अमेरिका के थे। हालांकि पहली बार चीन के भी कुछ वॉरहेड को हाई अलर्ट पर देखा गया। गौरतलब है कि दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा रूस और अमेरिका के पास है। जानकारी के लिए बता दें कि सिप्री एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना साल 1966 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में की गई थी। इसका मकसद वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। साथ ही यह दुनिया भर में हथियारों की होड़ को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए नीतिगत सुझाव भी प्रदान करता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। पहला प्रश्न है, ओजोन क्षयकारी पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है। 2. इसमें मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल नहीं है। 3. यह वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से पैदा होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, श्री जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका निर्माण अनंत वर्मन चोडगंगदेव द्वारा किया गया था। 2. यह मंदिर 4 धाम तीर्थ यात्रा का भाग नहीं है। 3. इसका मुख्य मंदिर कलिंग वास्तुकला में बनाया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। 2. यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंच के रूप में कार्य करता है। 3. यह पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सिप्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। 2. इसका मुख्यालय स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है। 3. यह संघर्ष, सशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं।
अंतिम प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। 2. यह मध्यकालीन भारत का एकमात्र शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 3. यह बिहार के राजगीर शहर में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में 8 वैज्ञानिकों को कावली पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इन वैज्ञानिकों को खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और नैनो विज्ञान में उनके योगदान के लिए दिया गया है। जहां ये सभी सम्मानित वैज्ञानिक अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हैं। बता दें कि कावली पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो खगोल भौतिकी, नैनो विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2008 में की गई थी। इसका नाम नॉर्वेजियन अमेरिकी व्यवसायी और परोपकारी फ्रेड कावली के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार फाउंडेशन और नॉर्वेजियन शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्रालय के साथ साझेदारी में नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। यह दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसका मकसद दुनिया भर में संकटग्रस्त मगरमच्छों एवं घड़ियालों को उनकी स्थिति के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना है। बता दें कि मगरमच्छ संरक्षण के लिए 1975 में संयुक्त राष्ट्र तथा भारत सरकार द्वारा मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई, जो मगरमच्छों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करता है। साथ ही कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से मगरमच्छों की संख्या को बढ़ावा देता है। इस परियोजना के तहत भारत के संकटग्रस्त मगरमच्छों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु 34 स्थानों पर प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें भीतरकनिका भी शामिल है। इसमें विशेष रूप से खारे पानी के मगरमच्छों यानी क्रोकोडाइल्स स्पोरोसस पर ध्यान केंद्रित किया गया। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ई-फ्लो इकोलॉजिक मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। यह गंगा नदी के निरंतर और सतत प्रवाह को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो गंगा मुख्य धारा के साथ 11 परियोजनाओं में इनफ्लो, आउटफ्लो और अनिवार्य ई-फ्लो जैसे प्रमुख मापदंडों की निगरानी करेगा। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विकसित किया गया है। बता दें कि ई प्रवाह निगरानी प्रणाली प्रयाग पोर्टल का एक अभिन्न अंग है, जो परियोजनाओं की योजना और निगरानी, नदी जल की गुणवत्ता और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों के लिए एक वास्तविक समय निगरानी केंद्र है। इस पोर्टल में गंगा तरंग पोर्टल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल डैशबोर्ड और गंगा जिला प्रदर्शन निगरानी प्रणाली जैसे ऑनलाइन डैशबोर्ड शामिल हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया है। इस सूचकांक में भारत को 63वां स्थान मिला है, तो वहीं यूरोपीय देशों में स्वीडन शीर्ष स्थान पर रहा, जहां इसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस का स्थान है। वहीं ब्राजील और चीन जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि 120 देशों में से 107 देशों ने पिछले दशक में अपनी ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में प्रगति प्रदर्शित की है। हालांकि आर्थिक अस्थिरता, बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और तकनीकी बदलाव के कारण ऊर्जा संक्रमण की गति में कमी आई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कृषि सखियों के रूप में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। बता दें कि वर्ष 2023 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के तहत कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी पहल की गई थी, जो कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देती है। इस पहल का उद्देश्य कृषि सखियों को प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट प्रदान करने के साथ साथ कृषि सखी को कृषि पैरा एक्सटेंशन सहायक बनाना है। कृषि सखी लखपति दीदी का एक हिस्सा है, जो लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्यों को भी पूरा करता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यह दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वयं और समाज के लिए योग के विषय पर आधारित रहा। गौरतलब है कि योग एक परिवर्तनकारी अभ्यास है, जो मन और शरीर के साथ साथ विचार और क्रिया के बीच संतुलन और संयम बनाने में कारगर होता है। बता दें, दुनिया भर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। योग शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, जो शरीर और मन के मिलन का प्रतीक है। हाल ही में 26 वर्षीय लेखक रमेश कार्तिक नाइक को तेलुगु के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमेश कार्तिक नायक के नाम से लिखने वाले नाइक तेलंगाना के पहले आदिवासी लेखक हैं, जिन्हें उनके लघु कहानी संग्रह धवलों के लिए सम्मान दिया गया है।
बता दें कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की स्थापना साल 2011 में की गई थी। यह पुरस्कार सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं में 35 वर्ष या उससे कम आयु के युवा लेखकों द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ साहित्य कृतियों को हर साल प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत एक पट्टिका, शॉल, प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हालांकि मरणोपरांत प्रकाशित सामग्री पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस 2024 मनाया गया। यह दिवस हर साल 20 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस साल की थीम है सभी का स्वागत है। यह दिवस शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देता है। यह दिन उन लाखों लोगों को समर्पित है जिन्हें युद्ध, उत्पीड़न एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बता दें कि पहला विश्व शरणार्थी दिवस शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2001 में मनाया गया था। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।